रात के ठीक 12 बजे थे। मेहताब अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठा था जो कब्रिस्तान के दरवाजे के पास एक छोटी सी चौकी में रखी थी। उसके हाथ में चाय का ग्लास था। ठंडा हो चुका था पर उसे परवाह नहीं थी। 22 साल हो गए थे इस काम को। 22 साल की रातें, 22 साल का अंधेरा और 22 साल की वो खामोशी जो सिर्फ मुर्दों के दरमियान पाई जाती है। मेहताब एक मजबूत इंसान था, लंबा दुबला, चेहरे पर गहरी लकीरें जो उम्र ने नहीं बल्कि रातों ने खींची थी। उसकी आंखें छोटी और पैनी थी, वो आंखें जो अंधेरे को भी रोशनी की तरह पढ़ना जानते थे। लोग उससे कहते थे कि इस काम को छोड़ दो, ये जगह अच्छी नहीं, पर मेहताब हंसता था। उसके लिए ये सिर्फ एक नौकरी थे, ना डर ना वहम। उस रात आसमान पर बादल छाए हुए थे। चांद कभी कभी बादलों की ओट से झांकता था और छुप जाता था, जैसे वो भी खुद उस जगह से नजरें फेरना चाहता हो। हवा नहीं थी, पेड़ नहीं हिल रहे थे, सब कुछ थम गया था। एक अजीब भारी दम घोटने वाली थर्राहट। मेहताब ने अपनी टॉर्च चलाई और एक बार पूरे मैदान पर नजर डाली। कब्रिस्तान बड़ा था, 3 बीघे जमीन, सैकड़ों कब्रें, हर तरफ पुराने पत्थर जिन पर नाम और तारीखें खुदी हुई थे। कुछ पत्थर इतने पुराने थे कि नाम मिट चुके थे, कुछ कब्रें इतनी पुरानी थे कि उनकी मिट्टी धंस गई थी, जैसे अंदर से कुछ खींच गया हो। उसने टॉर्च बुझाई और दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। तभी वो आवाज आई। पहले उसे लगा कि उसका वहम है, एक खुरचने की आवाज, धीमी मंथर, जैसे कोई धातु की चीज पथरीली जमीन पर खींची जा रही हो। फिर वो आवाज बंद हो गई। मेहताब ने कान लगाए, फिर आई। इस बार साफ थे और साथ में एक और आवाज थी, मिट्टी के उखड़ने की, फावड़े की। कोई खोद रहा था। मेहताब पहले एक पल के लिए रुका। उसका जिस्म जानता था कि कुछ गड़बड़ है, पर उसका दिमाग कह रहा था कि शायद कोई जानवर है, कोई लोमड़ी, कोई कुत्ता, पर जानवर फावड़े से नहीं खोदते। वो उठा, टॉर्च उठाई, धीरे धीरे बिना आवाज किए कब्रिस्तान के अंदर की तरफ चल पड़ा। आवाज बीच वाले हिस्से से आ रहे थे, वो हिस्सा जहां पुरानी कब्रें थे, जहां सालों से कोई आता जाता नहीं था। उस हिस्से में घास उग चुके थे, रास्ते टूटे हुए थे और बड़े बड़े नीम के पेड़ खड़े थे जिनकी जड़ें कई कब्रों को तोड़ चुके थे। मेहताब ने टॉर्च नहीं चलाई। अंधेरे में वो पत्थरों के बीच से गुजरता रहा। उसके पैर रास्ता जानते थे। 22 साल में हर पत्थर, हर गड्ढा उसे जुबानी याद हो गया था। वो चलता रहा, आवाज करीब आती रही। फिर उसने मुड़कर देखा। पुरानी कब्रों की एक कतार के बीच एक आकृति थी, एक आदमी। वो झुका हुआ था और खोद रहा था। मेहताब वहीं रुक गया। उसने एक पल के लिए सांस रोकी। आदमी का कद दरमियाना था, पीठ की तरफ से दिखाई दे रहा था। उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसके हाथ में फावड़ा था और वो बड़ी मेहनत से, बड़े सलीके से एक कब्र को खोद रहा था, जैसे ये उसका रोज का काम हो, जैसे इसमें कोई जल्दी ना हो, कोई डर ना हो। मेहताब ने टॉर्च चलाई। रोशनी की लपट उस आदमी पर पड़ी। आदमी रुका, फावड़ा रुका, पर वो पलटा नहीं। मेहताब ने कहा, कौन है तुम? कोई जवाब नहीं। ये कब्रिस्तान है, यहाँ क्या कर रहे हो?
आदमी ने धीरे धीरे सिर उठाया पर पलटा नहीं, बस रुका रहा और फिर बिना कुछ कहे दोबारा खोदने लगा। मेहताब के रोंगटे खड़े हो गए पर गुस्सा भी आया। वो आगे बढ़ा, करीब जाकर उसने उस आदमी का कंधा पकड़ा। वो कंधा बर्फ की तरह ठंडा था। आदमी पलटा, मेहताब ने उसका चेहरा देखा। एक पल के लिए उसके कदम जम गए। वो चेहरा जाना पहचाना था, बहुत पुराना, बहुत धुंधला, जैसे किसी पुरानी तस्वीर का धुला हुआ अक्स। आंखें थी पर उनमें कोई रोशनी नहीं, जैसे कांच की गोलियां किसी ने चेहरे में धंसा दी हो। होंठ थे पर उन पर कोई रंग नहीं था। चेहरे की त्वचा पर एक अजीब सी नमी थी, जैसे वो अभी अभी जमीन के नीचे से निकला हो। पर वो इंसान था, सांस ले रहा था। मेहताब ने उससे दोबारा पूछा। आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ देखता रहा। उसकी नजर में ना डर था, ना हैरानी, ना गुस्सा, बस एक खालीपन। एक ऐसा खालीपन जो मेहताब के अंदर तक उसे बेचैन कर रहा था। फिर आदमी ने नीचे इशारा किया, कब्र की तरफ। मेहताब ने झांक कर देखा। कब्र आधी खोली हुई थी, मिट्टी ताजी थी, पर यह कब्र नई नहीं थी, पत्थर पुराना था। मेहताब ने टॉर्च की रोशनी पत्थर पर डाली। पत्थर पर एक नाम खुदा था और वो नाम पढ़कर मेहताब का जिस्म ठंडा हो गया। नाम था मेहताब अली। मौत 15 नवंबर, आज की तारीख। मेहताब एक कदम पीछे हटा। उसकी सांसें तेज हो गईं, हाथ कांपने लगे, टॉर्च की रोशनी हिलने लगी। उसने दोबारा पत्थर पर नजर डाली। शायद वो गलत पढ़ा हो, पर नहीं, नाम साफ था, तारीख साफ थी। उसने उस अजनबी की तरफ देखा। आदमी अब भी वहीं खड़ा था। उसकी आंखें मेहताब पर टिकी थीं और धीरे धीरे, बहुत धीरे उसके होंठ हिले। कोई आवाज नहीं निकली, पर मेहताब को लगा जैसे वो कुछ कह रहा है, जैसे कोई शब्द हवा में घुल गए हों। वक्त हो गया है। मेहताब दौड़ा। वो पलटा और भागा, पत्थरों के बीच से, घास के बीच से, उन कब्रों के बीच से जो सालों से उसके पड़ोसी थे। उसके पैर लड़खड़ाए। एक बार वो गिरते गिरते बचा, पर वो रुका नहीं। चौकी तक पहुंचा, दरवाजा खोला, बाहर निकल आया। वो सड़क पर खड़ा हो गया। सांसें बेतरीब थी, सीना धड़क रहा था, पर वो बाहर था, कब्रिस्तान के बाहर। उसने पीछे मुड़कर देखा। कब्रिस्तान के अंदर अंधेरा था, गहरा ठोस अंधेरा। कोई दिख नहीं रहा था, कोई आवाज नहीं आ रहे थे। मेहताब ने एक लंबी सांस ली। शायद वहम था, शायद थकान थी, शायद नींद की कमी ने उसका दिमाग चकरा दिया था। 22 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ था, तो आज ही क्यों? उसने जेब से पानी की बोतल निकाली और एक घूंट पिया। फिर उसने अपनी घड़ी देखी, रात के 12:05। उसने सोचा, बस 10 मिनट और बाहर रुकता हूँ, फिर अंदर जाऊंगा। पर उसे अंदर नहीं जाना था, क्योंकि अगले 10 मिनट बाद जब पड़ोसी मोहल्ले से एक लड़का गुजरा, तो उसने देखा कि कब्रिस्तान के दरवाजे के पास, मेहताब की कुर्सी के पास वो टॉर्च पड़ी है और मेहताब नहीं। अगले दिन लोग आए। उन्होंने कब्रिस्तान में खोजा। पुराने हिस्से में, पुरानी कब्रों की कतार में उन्हें एक ताज़ी खुदी हुई कब्र मिली। पत्थर पर नाम खुदा था, मेहताब अली। मृत्यु 15 नवंबर। और कब्र बंद थे, पूरी तरह, जैसे कोई उसे बंद करके चला गया हो।
वो फावड़ा आज भी वहां पड़ा है, किसी ने उसे नहीं उठाया। बाज लोग कहते हैं कि कब्रिस्तान के दरवाजे पर आज भी रात को एक चौकीदार बैठा दिखता है, टॉर्च हाथ में, ठंडी चाय पास में, और जब कोई करीब जाता है तो वहां कोई नहीं होता, सिर्फ एक खाली कुर्सी और हवा में एक खुरचने की आवाज, जैसे कोई कहीं अभी खोद रहा हो। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। दिनेश अपनी पुरानी एक्टिवा चला रहा था, थका हुआ, आंखें भारी, कंधे झुके हुए। ऑफिस में देर रात तक रुकना पड़ा था और अब घर पहुंचने की ही बस एक आखिरी ख्वाहिश थी। सड़क बिल्कुल सुनसान थे, दोनों तरफ घने पेड़ थे जिनकी टहनियां आपस में इस तरह उलझे थे कि आसमान का एक टुकड़ा तलक भी नजर नहीं आता था। स्ट्रीट लाइट्स में से आधी बुझी हुई थे और जो जल रहे थे वो भी एक अजीब सी पीली रोशनी दे रहे थे, जैसे किसी बीमार आदमी की आंखों का रंग। हवा बिल्कुल नहीं चल रहे थे। यही बात सबसे पहले दिनेश को अजीब लगी। इस इलाके में रात को हमेशा हवा चलते थे, पेड़ हिलते थे, पत्तियां सरसराते थे, मगर आज सब कुछ जमा हुआ था, जैसे पूरी कायनात ने सांस रोक ली हो। तभी उसे आगे एक गाड़ी दिखे, एक सफेद मारुति 800 सड़क के किनारे खड़े थे। गाड़ी की हेडलाइट जल रहे थे और उनकी रोशनी में धुएं जैसा कुछ उठ रहा था। बोनट खुला हुआ था और एक आदमी उसके सामने झुककर कुछ कर रहा था। पीठ दिनेश की तरफ था। कोई फंसा हुआ है, दिनेश ने सोचा। बेचारा। उसने एक्टिवा धीमी की और रुक गया। थकान के बावजूद वो किसी को इस अंधेरे में अकेला नहीं छोड़ सकता था। वो जमाने भर में भला आदमी मशहूर था। यही उसकी कमजोरी थी, यही उसकी खूबी थी। भाई साहब, उसने आवाज लगाई, कोई मदद चाहिए? आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। दिनेश ने एक्टिवा का स्टैंड लगाया और उतर गया। पास जाते हुए उसने नोटिस किया कि आदमी ने सफेद कमीज पहनी हुई थी, बिल्कुल सफेद, जैसे अभी धोकर पहनी हो। इस रात में इस सड़क पर वो सफेदी कुछ ज्यादा ही चमक रहे थे। भाई साहब, उसने फिर से कहा, इस बार थोड़ा पास से। आदमी ने अपना काम जारी रखा। उसके हाथ इंजन के अंदर थे और वो कुछ ऐसे हिला रहा था जैसे कोई तार ढूंढ रहा हो। दिनेश थोड़ा और पास आया और तब उसे पहली बार कुछ अजीब महसूस हुआ। आदमी की पीठ पर कमीज गीली थी, मगर रात में पसीना, इतनी ठंड में। दिनेश ने नजदीक से देखा, वो पसीना नहीं था, वो धब्बा कुछ गाढ़ा था, कुछ गहरे रंग का, शायद इंजन का तेल। उसने खुद को समझाया, भाई मैं कोई मैकेनिक तो नहीं हूं, मगर अगर आप बता दें तो देख। बस थोड़ी देर में, आदमी की आवाज आई और दिनेश के पैर एक पल के लिए जमीन में धंस गए। वो आवाज किसी इंसान की नहीं लग रहे थे, जैसे किसी ने पुराना टेप रिकॉर्डर चलाया हो जिसकी बैटरी खत्म हो गई हो। आवाज में कोई उतार चढ़ाव नहीं था, कोई जज्बात नहीं था, बस अल्फाज थे, खाली और बेजान। जहन को काबू में रख दिनेश ने खुद से कहा, थका हुआ है तू, सब ठीक है। कौन सी प्रॉब्लम है गाड़ी में? उसने पूछा। कूलेंट लीक हो रहा है, बस एक नली ढीली हो गई है। दिनेश ने इंजन की तरफ देखा।
उसे मैकेनिक्स की ज़्यादा समझ नहीं थे, मगर एक बात उसने ज़रूर नोटिस की, इंजन ठंडा था, बिल्कुल ठंडा, कोई भाप नहीं, कोई गर्मी नहीं। अगर कूलेंट लीक हो रहा होता, अगर गाड़ी रास्ते में खराब हुई होती तो इंजन इतना ठंडा नहीं होता। कितनी देर से आप यहाँ? दिनेश ने पूछा। एक लंबी खामोशी, इतनी लंबी कि दिनेश ने सोचा शायद आदमी ने सुना नहीं। बहुत वक्त से। कुछ था उस जवाब में, कुछ ऐसा जो सीने में उतर गया और वहीं ठहर गया। बहुत देर से। कितनी देर? घंटों से? या? दिनेश ने अपनी नज़र आदमी के पैरों पर डाली और उसकी सांस रुक गई। आदमी के जूते जमीन पर नहीं थे, वो बस थोड़े ऊपर, इंच भर, शायद 2 इंच, जैसे जमीन, और उनके बीच कुछ था जो दिख नहीं रहा था। दिनेश की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने ऊपर देखा, नीचे देखा, फिर ऊपर देखा। उसका दिमाग कह रहा था रोशनी का धोखा है, छाया है, कुछ नहीं। मगर उसका दिल पहले से ही जानता था, भाग। अच्छा भाई साहब, मुझे देर हो रही है। आदमी ने पलटना शुरू किया, बेहद धीरे, जैसे किसी ने स्लो मोशन में चलाया हो। दिनेश के पैर नहीं उठ रहे थे। वो चाहता था दौड़े, चिल्लाए, एक्टिवा उठाए और सीधे घर पहुंचे, मगर जिस्म ने जवाब देना बंद कर दिया था। वो बस खड़ा रहा, जमा हुआ, उस मुड़ते हुए आदमी को देखता रहा। चेहरा सामने आया और दिनेश की रूह कांप गई। चेहरा था, आंखें थी, नाक थी, होंठ थे, मगर सब कुछ खाली था, जैसे किसी ने एक तस्वीर खींची हो मगर उसमें रूह डालना भूल गया हो। आंखें खुली थी मगर उनमें कोई नमी नहीं थी, कोई हरकत नहीं, 2 कांच के टुकड़े बस, और वो माथे पर वो गहरा निशान। तुम यहाँ क्यों आए? आदमी ने कहा, वही बेजान आवाज। मैं बस। यहाँ मत आया करो। एक रुकावट। रात को। दिनेश ने हिम्मत जुटाई, पीछे मुड़ा और एक्टिवा की तरफ चला। उसके कदम कांप रहे थे। उसने स्टैंड हटाया, किक मारी। पहली बार नहीं चली, दूसरी बार नहीं चली, तीसरी बार इंजन चालू हुआ। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मगर जब वो आगे बढ़ा, हेडलाइट्स की रोशनी में उसे जमीन पर कुछ दिखा। उस सफ़ेद मारुति के नीचे एक पुराना अखबार का टुकड़ा जो किसी भारी चीज़ के नीचे दबा था। उस पर एक हेडलाइन थी। दिनेश की एक्टिवा धीमी हुई। उसने पढ़ा, और काश वो ना पढ़ता। NH-58 पर भीषण हादसा, सफ़ेद मारुति की टक्कर, चालक की मौके पर मौत, और नीचे तारीख थे आज से 3 साल पहले की। दिनेश ने एक्सीलरेटर घुमाया इतनी ज़ोर से जितने उस पुरानी एक्टिवा में दम था। वो भागा, सड़क पर अंधेरे में बिना रुके। पीछे से कोई आवाज़ नहीं आई, कोई चीख नहीं, कोई पुकार नहीं, बस एक खामोशी, गहरी, ठंडी और हमेशा के लिए दिल में उतर जाने वाली। दिनेश उस रास्ते से फिर कभी नहीं गुजरा। लोगों ने पूछा तो बस इतना कहा, रात को अकेले मत निकलो, और अगर कोई राह में मिले जिसके पैर जमीन पर ना हो तो बस चलते रहो, रुकना मत। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। आसमान से पानी ऐसे गिर रहा था जैसे किसी ने ऊपर से पूरा दरिया उलट दिया हो। बिजली कड़कती और एक लम्हे के लिए पूरा जंगल रोशनी में नहा जाता। फिर अंधेरा, घुप
बेरहम अंधेरा। लल्लन कुमार की साइकिल के पहिए कीचड़ में धंसते जा रहे थे। वो बार बार पैडल मारता, साइकिल थोड़ी आगे सरकती, फिर रुक जाती। उसका पुराना रेनकोट कब का बेकार हो चुका था। कमीज से लेकर बनियान तक सब भीगा पड़ा था। बालों से पानी आंखों में टपक रहा था। अरे राम जी, आज तो हद कर दी, वो बुदबुदाया। शहर के दवाखाने में उसकी ड्यूटी आज देर तक खिंच गए थे। डॉक्टर साहब का एक मरीज अचानक आ गया था, दिल का दौरा। लल्लन ने दवाइयाँ लाने की भाग दौड़ में पूरी शाम लगा दी। जब निकला, बादल पहले ही फट चुके थे। गांव यहाँ से कोई 6 किलोमीटर था। बीच में पड़ता था बनकटी का जंगल। लल्लन इस रास्ते से सालों से गुजरता था। दिन हो तो 5 मिनट में निकल जाए, मगर रात को, खासकर ऐसी रात को, इस जंगल का मिजाज बदल जाता था। पेड़ों की जड़ें रास्ते पर उभर आते थे, जैसे जमीन के नीचे से कोई हाथ निकाल रहा हो। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट रहती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे, बनकटी में रात को मत जाओ, वो जगह साफ नहीं है। लल्लन पढ़ा लिखा था, दवाखाने में काम करता था, भूत प्रेत पर उसे यकीन नहीं था। जंगल में घुसते ही बारिश की आवाज बदल गई। पेड़ों की घनी छांव में पानी छन कर आता था, एक अजीब लय में। लल्लन की साइकिल की चरमराहट उस सन्नाटे में बहुत बड़ी लगने लगी। तभी बिजली चमकी और लल्लन के हाथ साइकिल पर जम गए। सड़क के किनारे उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी, भीगी हुई, बाल खुले, चेहरे पर लटके हुए। वो हिल नहीं रही थी, बस खड़ी थी उस मूसलाधार बारिश में, बिल्कुल एक मूरत की तरह। कोई मुसाफिर होगी, लल्लन ने खुद को समझाया। रात को फंस गई होगी। उसने साइकिल धीमी की। अरे बहन जी, क्या हुआ? कहाँ जाना है आपको? औरत ने जवाब नहीं दिया। लल्लन थोड़ा और पास गया। बिजली फिर चमकी और इस बार उसने देखा, औरत के पांव जमीन पर नहीं थे, वो हवा में थे, बस 2 इंच, मगर थे। लल्लन का दिल एक धड़कन के लिए रुक गया। साइकिल से पांव उठ गए। वो लड़खड़ाया पर भागा नहीं। शायद टांगों ने जवाब दे दिया। तभी औरत ने सिर उठाया। चेहरा था मगर आंखें नहीं थे, बस 2 काले गड्ढे, और उन गड्ढों में से पानी नहीं, कुछ और बह रहा था, गाढ़ा काला। लल्लन, उसने पुकारा, आवाज जैसे जमीन के नीचे से आ रही हो। वो उसका नाम जानते थे। अब लल्लन भागा, साइकिल छोड़ दे, बस भागा। कीचड़ में, पानी में, अंधेरे में पांव फिसले, वो गिरा, उठा, फिर भागा। पीछे से आवाज आती रही, पत्तों की सरसराहट, कुछ टूटने की आवाज, और बीच बीच में वो पुकार, लल्लन रुको। वो जब गांव की सीमा पर पहुंचा तो उसके घुटने छिल चुके थे। सांस ऐसे चल रहे थे जैसे सीना फाड़ देगी। वो सीधे अपने घर गया, दरवाजा पीटा। माँ ने खोला। लल्लन को देखकर चीख निकल गई। अरे बेटा, ये क्या हाल बना लिया? लल्लन अंदर घुसा, कुंडी लगाए और फिर माँ की गोद में बच्चे की तरह सिमट गया, कांपते हुए, रोते हुए। रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह हुई तो गांव में खबर आई, बनकटी जंगल के पास सड़क किनारे एक औरत की लाश मिली थी। बाल खुले, पहचान हुई, बगल के गांव के रहने वाली। नाम था सुमित्रा देवी। कल शाम अपने मायके से लौट रहे थे। रास्ते में किसी ने, पुलिस आई थी। लल्लन सुनते सुनते पत्थर हो गया।
उसने जो देखा था रात को वो भूत नहीं था, वो एक जिंदा औरत थी, घायल, बारिश में भीगी, तकलीफ में, मदद मांगते हुए। वो हवा में नहीं थे। लल्लन की घबराई हुई नजरें और चमकती बिजली ने उसे वो दिखाया जो था ही नहीं। आंखों के काले गड्ढे, बारिश में भीगे बाल थे, चेहरे पर पड़ी छाया थी, और वो नाम लल्लन। शायद वो किसी अपने को पुकार रहे थे, शायद उसके घर में भी कोई लल्लन था, शायद वो बस मदद मांग रहे थे। और लल्लन जो दवा खाने में काम करता था, जो जिंदगी बचाने में मदद करता था, वो डर के मारे भाग गया। उस रात लल्लन को नींद नहीं आई, अगली रात भी नहीं, क्योंकि असली भूत वो सफ़ेद साड़ी वाली नहीं, असली भूत अब उसके सीने में रहता था। उसे एक फैसले का भूत, जब वो रुक सकता था मगर नहीं रुका। कुछ डर हमें भूतों से नहीं, खुद से मिलाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।